तो चलिए आज हम इतिहास की एक ऐसी पहेली को सुलझाते हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई कहानियों पर नहीं बल्कि ठोस प्रमाणों पर टिकी है। इस डीप डाइव विश्लेषण में हम सीधे उस दौर में चलेंगे और देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की उत्पत्ति और उनके जन्म से जुड़े प्राचीन दस्तावेजों को आखिर वेरीफाई कैसे किया जाता है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जरा सोचिए, 400 साल पहले की एक एग्जैक्ट जन्म तिथि आखिर कैसे कंफर्म होती है? उस वक्त कोई बर्थ सर्टिफिकेट या डिजिटल कैलेंडर तो थे नहीं, तो एक विशिष्ट दिन और साल तक पहुंचना किसी डिटेक्टिव वर्क से कम नहीं है। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हम प्राइमरी सोर्सेस को खंगालेंगे और देखेंगे कि कैसे प्राचीन कूट शब्दों यानी कोड वर्ड्स ने इस राज से पर्दा उठाया। भाग 1, शिवाजी महाराज से पूर्व का राजनीतिक परिदृश्य। उस दौर का महाराष्ट्र काफी बटा हुआ था। देखिए, 3 मुख्य ताकतें थी, निजाम शाही, आदिल शाही और नॉर्थ से आते हुए मुगल। इनका शासन काफी दमनकारी होता था और आम लोगों पर लगातार सैन्य दबाव बना रहता था। लेकिन इस भारी दबाव और जुल्म के बावजूद एक बात बिल्कुल साफ थी, स्थानीय लोगों के दिलों में स्वाभिमान और प्रतिरोध की आग पूरी तरह जिंदा थी। भाग 2, पूर्वजों के प्राथमिक रिकॉर्ड। इतिहास को हमेशा ठोस सबूत चाहिए होते हैं, है ना? और यहाँ सबसे पहला और मजबूत सबूत हमें मिलता है घृष्णेश्वर मंदिर के शिलालेख से। मालोजी राजे भोसले, जो वेरुल के पाटिल थे, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और उत्तर की दीवार पर एक शिलालेख स्थापित किया। ये भोसले परिवार का सबसे पहला ज्ञात रिटन रिकॉर्ड माना जाता है। ये कोई लोक कथा नहीं है, ये पत्थर पर उकेरा गया बिल्कुल सटीक इतिहास है। और हाँ, सिर्फ पत्थर ही नहीं, तस्वीरें भी बहुत कुछ बोलती हैं। शबीह जदुन राय दखनी नामक ये फारसी उद्धरण न्यूयॉर्क के मेट म्यूजियम में रखी एक पेंटिंग पर लिखा है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई ये पेंटिंग शिवाजी महाराज के नाना लखुजी जाधवराव की है। जरा सोचिए, ये उस युग के किसी मराठा का एकमात्र ज्ञात समकालीन चित्र है। इससे साफ पता चलता है कि उस वक्त मुगल दरबार में उनका कितना दबदबा था। भाग 3, खंडागले हाथी विवाद। अब इस घटनाक्रम को देखिए। ये पूरा किस्सा किसी एक्शन थ्रिलर से कम नहीं है। हुआ ये कि निजाम के दरबार के बाहर खंडागले का एक हाथी अचानक पागल हो गया। तबाही रोकने के लिए दत्ताजी जाधवराव ने हाथी की सूंड काट दी, लेकिन खंडागले भोसले गुट का समर्थक था। इसलिए गुस्से में आकर खेड़ोजी और संभाजी भोसले ने दत्ताजी पर हमला कर दिया और उनकी जान ले ली। जब लखुजी जाधवराव को यह पता चला तो उन्होंने जवाबी हमला किया, जिसमें शाहजी राजे घायल हो गए और संभाजी भोसले मारे गए। एक जानवर के पागल होने से शुरू हुआ ये पूरा मामला एक खूनी खेल में बदल गया। तो इसका अंजाम क्या हुआ? इस एक हिंसक झड़प ने 2 परिवारों को आमने सामने ला खड़ा किया। ससुराल और मायके दोनों ही पक्षों से 2 मुख्य लोगों की जानें चली गई। इस घटना ने जाधवराव और भोसले परिवारों के बीच एक ऐसी अपूरणीय दरार पैदा कर दी जिसने आगे चलकर वहां के पॉलिटिकल अलायंसेस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। भाग 4, देवगिरी किले की त्रासदी। उस दौर की राजनीति कितनी खतरनाक थी, ये देवगिरी किले की त्रासदी से साफ झलकता है। फतेह खान की गिरफ्तारी के बाद जब लखूजी ने निजाम से दूरी बनानी शुरू की तो विरोधी दरबारियों ने निजाम के कान भर दिए। नतीजा, लखूजी को उनके बेटों और पोते के साथ देवगिरी किले में बुलाया गया और वहां दिन दहाड़े उन सभी की धोखे से हत्या कर दी गई। ये एक ऐसा दर्दनाक पल था जिसने दिखा दिया कि उस माहौल में किसी की भी जान सुरक्षित नहीं थी। परिवार के जो सदस्य बाहर थे, उन्होंने किसी तरह सिनखेड़ राजा भागकर अपनी जान बचाई। इस खुले विश्वासघात और खून खराबे को देखने के बाद शाहजी राजे को समझ आ गया था कि अब किसी भी बाहरी सत्ता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपना एक स्वतंत्र रास्ता चुनने का फैसला किया और इसी कड़ी में अपनी पत्नी जीजाबाई को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उन्हें शिवनेरी किले में पहुंचा दिया। ये उस महान जन्म से ठीक 6 महीने पहले की बात है। भाग 5, जन्मतिथि का सत्यापन। तो अब आते हैं हमारी इस इन्वेस्टिगेशन के क्लाइमैक्स पर। वो एग्जैक्ट डेट आखिर आई कहाँ से? देखिए, शिव भारत एक बेहद प्रामाणिक प्राचीन ग्रंथ है जिसे कवींद्र परमानंद ने स्वयं राजा के आदेश से रचा था। प्राचीन काल में तारीखों को सीधे नंबर्स में नहीं बल्कि काव्यरूपी कूट भाषा यानी एन्क्रिप्टेड फॉर्म में लिखा जाता था और शिव भारत के 6ठे अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक में ठीक यही किया गया है। ये डिकोडिंग प्रोसेस सच में लाजवाब है। श्लोक में कोड वर्ड्स आते हैं
भू यानी पृथ्वी जो 1 है, बाण यानी कामदेव के 5 बाण 5, प्राण जो 5 माने जाते हैं 5, और चंद्र जो 1 है 1। जब इन्हें पारंपरिक तरीके से जोड़ा जाता है तो बनता है शालिवाहन शके 1551। अब इसे आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदलने के लिए हम इसमें 78 साल जोड़ते हैं, जो हमें ले जाता है 1629 पर। लेकिन रुकिए, चूंकि जन्म फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में हुआ था, जो साल के आखिर में आता है, इसलिए ये एडजस्ट होकर 1630 हो जाता है। और इस पूरी गणित और प्राचीन क्रिप्टोग्राफी को सॉल्व करने के बाद जो फाइनल वेरीफाइड डेट निकलकर सामने आती है वो है 19 फरवरी 1630। जी हाँ, फाल्गुन वद्य तृतीया 1630। लेकिन ऐतिहासिक शोध में किसी एक डॉक्यूमेंट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाता, इसे क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी था। और यहाँ जादू देखिए, कई और इंडिपेंडेंट प्राइमरी सोर्सेज एक ही बात कहते हैं। शिव भारत का श्लोक, जय देशावली नामक ग्रंथ जो दिन और नक्षत्र कंफर्म करता है, राजस्थान से प्राप्त हुई एक समकालीन जन्म कुंडली, और यहाँ तक कि ठीक 6 महीने बाद अगस्त 1630 में हुए अन्नप्राशन समारोह के रिकॉर्ड, ये सभी बिना किसी शक के इस एक ही तारीख पर अपनी मोहर लगाते हैं। सच कहूं तो यही है एक रिगरस हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी की असली ताकत। एक सॉलिड एविडेंस बेस्ड अप्रोच के बिना इतिहास सिर्फ किस्से कहानियों का संग्रह बनकर रह जाता है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों, शिलालेखों, कलाकृतियों और यहाँ तक के एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स को क्रॉस रेफरेंस करके मिथकों को ठोस और डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स में बदला जा सकता है। अब इस सब के बाद एक बड़ा दिलचस्प ख्याल जहन में आता है। हमने देखा कि कैसे संस्कृत के कुछ शब्दों ने 400 साल पुराना एक बड़ा राज खोल दिया। जरा सोचिए, दुनिया भर के पुरालेखों में, उन धूल भरी पांडुलिपियों और भूले बिसरे प्राचीन ग्रंथों के श्लोकों में हमारे इतिहास की और कितनी बड़ी घटनाएं डिकोड होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। याद रखिए, इतिहास के पन्नों में हमेशा कुछ न कुछ नया खोजने के लिए मौजूद होता है।